वेलकम। आज की क्लासेस में आपका आज अपन ले रहे हैं CO2 ट्रांसपोर्टेशन। क्या टॉपिक ले रहे हैं साहब? CO2 ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं। CO2 ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है, आप समझिए इस बात को, ये लंग्स है, लंग्स, और ये है टिश्यू। अब देखिए, आप पहले O2 यहाँ आई टिश्यू के अंदर, आ गई साहब। आने के बाद में इसमें मेटाबॉलिज्म हुई और टिश्यू के अंदर CO2 बन गई। क्या बन गई साहब? CO2। अब ये जो CO2 है ये लंग्स में जाएगी और जाने के बाद में यहां से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 चलेगी। CO2 ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कहां से? टिश्यू टू लंग्स, टिश्यू टू लंग्स। अब किस फॉर्म में जाती है ये किस फॉर्म में जाएगी? ये टिश्यू से लंग्स में किस फॉर्म में जाएगी ये देखिएगा। इसके जो जाने का जो तरीका है वो है, टिश्यू से जो CO2 लंग्स में जाएगी वो डायरेक्ट CO2 के रूप में तो जाएगी नहीं। अब किस रूप में जाएगी देखिए, यानी और यहां पर जाकर ये फिर फ्री हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। CO2 ट्रांसपोर्टेशन यानी टिश्यू से लंग्स तक जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में और बाइकार्बोनेट के रूप में। फिजिकल सॉल्यूशन का मतलब भौतिक विलयन के रूप में जाएगी। दूसरा कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के रूप में जाएगी। तीसरा बाइकार्बोनेट्स के रूप में जाएगी। और बाइकार्बोनेट्स भी दो प्रकार से, एक तो आरबीसी के द्वारा और एक प्लाज्मा के द्वारा। अब इसको अपन आगे देख, रूट आपको समझ में आ गया कि अपन जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या है। देख, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप, यानी ये टिश्यू है और ये लंग्स। टिश्यू के लंग्स तक ये जो CO2 जा रही है वो फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, भौतिक विलयन के रूप में, यानी ब्लड के अंदर पूरी की पूरी एक भौतिक विलयन के रूप में ये सॉल्व हो जाती है। किस प्रकार से? CO2 और H2O के साथ में रिएक्शन करके ये बना लेगी आपका H2CO3 कार्बोनिक H2। अब देखिए आप, अपन ये कहेंगे कि CO2 और H2O मिलेंगे और मिलने से टिश्यू के अंदर मान लो CO2 बना, और जो ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर जो वाटर उससे जुड़कर ये क्या बना लेगी? ये बना लेगी H2CO3। क्या बना लिया इसने? H2CO3 बना लिया। अब बनाने के बाद में H2CO3 प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है प्लाज्मा के साथ में जुड़ जाएगी। इसके साथ में जुड़ेगी प्लाज्मा और क्या बना लेगी? फिजिकल सॉल्यूशन, विलयन, भौतिक विलयन के रूप में, भौतिक विलयन ये बना लेगी। भौतिक विलयन कैसे बनेगा? टिश्यू के अंदर जो CO2 है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी और H2CO3 बनेगी। फिर H2CO3 प्लाज्मा के साथ में रिएक्शन करके भौतिक विलयन बनाएगी। अब देखिए, अपन बात कर रहे हैं कि भौतिक विलयन के रूप में O2 का ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है टिश्यू से लंग्स तक, उत्तक से फेफड़ों तक, कितना होता है साहब? ओनली 10%। कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में भी कितना होता है साहब? 80% होता है। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो रहा है, 10% भौतिक विलयन के रूप में, 10% कार्बोनिल कंपाउंड और 80% बाइकार्बोनेट्स के रूप में होगा। अब देखिए आप, यहां पर भौतिक विलयन के रूप में 10% का ही क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। कहां से? टिश्यू से लंग्स तक। आप कहेंगे 100% हो जाए, लेकिन नहीं। अगर 10% से ज्यादा अगर हो जाए तो ब्लड की जो पीएच है 7.4 होती है। कितनी होती है ब्लड की पीएच? 7.4। अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में होगा तो ये जो H2CO3 है वो H प्लस HCO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बढ़ जाएंगे? H प्लस आयन बढ़ जाएंगे। H प्लस आयन बढ़ते हैं तो पीएच क्या हो जाएगी? पीएच भी इसकी ज्यादा होती है। अब पीएच यानी 7.4 है
7.4 से जो ब्लड की पीएच है वो 4.5 के लगभग हो सकती है, जिससे ह्यूमन बीइंग की या एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा कि 10% से अधिक जो CO2 है वो भौतिक विलयन के रूप में फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं कर पाती है? वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर अगर ऐसा होगा, हमारी मेटाबॉलिज्म में अगर ऐसी प्रोसेस होती तो ब्लड की जो पीएच है वो डाउन हो जाती, और डाउन पीएच का मतलब 4 अब पीएच डाउन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जाने दो, क्या फर्क पड़ना है, पड़ेगा फर्क, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो कितने पीएच पर काम करते हैं साहब, 7.4 पीएच पर काम करते हैं, और जैसे ही पीएच डाउन हो जाएगी तो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे और अल्टीमेटली एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। इसलिए केवल 10% भौतिक विलयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है, तो आपको ये याद रखना। सेकंड कंटेंट लेते हैं अपन कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के, कार्ब एमिनो कंपाउंड्स। कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के रूप में देखते हैं अपन कार्ब एमिनो कंपाउंड्स जो CO2 है, जो CO2 प्रोटीन के साथ में जुड़ेगी। प्रोटीन जानते हैं प्रोटीन में कौन सा ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है, और क्या बन जाएगा ये NHCOH। प्रोटीन का जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, प्रोटीन का जो NH2 ग्रुप है उसका NH आ गया और HH किससे जुड़ गया, CO2 से जुड़ गया, डबल CO, ये क्या बन गया, एमीन, एमीन बन गया, एमीन ग्रुप बन गया। और अब ये जो और CO2 है वो और भी तो कंटेंट है एक मॉलिक्यूल से, तो NHCOH बन गया, फिर जो और कंटेंट है उनके साथ में HbNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HbNH2, और क्या बन जाएगा NH2, NH2 के बाद में ये NH और COH। इसको कहते हैं कार्ब एमिनो कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के रूप में इसका ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, कार्ब एमिनो कंपाउंड्स, HB हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से CO2 HbNH2, HB आ गया, ये NH आ गया, ये COH, इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन यहां पर हो जाएगा। 10%। फिर बचा बाइकार्बोनेट्स के रूप में। अब बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 80%, कितना परसेंट होता है, 80%, 80%। 80% में भी आप एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज नोट कीजिएगा इसमें, 80% में भी कौन से बाइकार्बोनेट के रूप में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स, किसके रूप में, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट्स, NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में या पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है 80। अब ये 80% है, इसका बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्टेशन में किस किसका योगदान होता है, जो मेन योगदान है वो आरबीसी और प्लाज्मा के रूप में अपन देखते हैं बाइकार्बोनेट्स। प्लाज्मा किस रूप में करती है, पहले आरबीसी को देख लेते हैं अपन। आरबीसी के अंदर जैसे ही CO2 जाएगी, ये CO2 है वो H2 के साथ में क्रिया करके H2CO3 बना, ये H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में मिलता है। तो क्वेश्चन यहां से यही बनना है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किसमें पाया जाता है, आरबीसी के अंदर। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है आरबीसी में, प्लाज्मा में, बहुत या नन। तो आंसर क्या होगा, आरबीसी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो आरबीसी है वो इस प्रकार से इसको ट्रांसपोर्टेशन ये कर देती है, और फिर इसके बाद में आगे ये रिएक्शन चलती रहती है। प्लाज्मा के द्वारा फॉस्फेट बफर बना लेगा, प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में हो जाएगा। अब एक पॉइंट आता है क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या, ये ब्लड वेसल्स है, अपने ब्लड आ रहा है, ये प्लाज्मा है, CO2 प्लस H2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2CO। यहाँ पर कोई एंजाइम्स नहीं है साहब, कोई भी एंजाइम्स नहीं है। एक CO2 क्या होगी, डायरेक्ट चली जाएगी आरबीसी में, आरबीसी में जाने के बाद CO2 प्लस H2, यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2CO3 बना लेगा, H2CO3
प्लस KH3। यहाँ पहले से जो हीमोग्लोबिन है वो पोटेशियम के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देखो KHB इससे क्रिया करके क्या बना लेगी, KHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बन जाएगा। HHB इसका जो हाइड्रोजन है इसको एसिडिक बना देगा ये हीमोग्लोबिन को। इसके बाद में हमारी जो प्लाज्मा है उसमें NaCl है, इसका भी रिवर्सिबल रिएक्शन चलती रहती है, सोडियम प्लस और क्लोरीन प्लस। क्लोरीन है वो आरबीसी के अंदर चली जाती है, ये आरबीसी क्लोरीन के लिए परमेबल होती है ताकि इसके अंदर ये जा सके। क्लोरीन फिर KHCO3 से क्रिया करेगी और क्या बना लेगी, KCl बना लेगी और HCO3 बनेगा। HCO3 रिटर्न किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लाज्मा में और क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अपन यही बात कर रहे थे कि बाइकार्बोनेट्स के रूप, किसके रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इस तरह से। ये इसे अपन क्लोराइड सीट कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, क्लोराइड सीट। इस पर तो पोटेशियम यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्लोरीन और HCO3 माइनस के लिए क्या होता है, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन क्या होती है, परमेबल होती है। अब हेल्टन इफेक्ट क्या है, आप समझना इस बात को, ये टिश्यू है, एक बार फिर आप इस बात को बड़े समझिए कि CO2 चली गई लंग्स साफ, कहां चली गई, लंग्स में, लेकिन CO2 डायरेक्ट तो जा ही नहीं है ना, या तो क्या जा रही, किस रूप में जा रही है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में, कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के रूप में, फॉस्फेट बफर के रूप में, सभी फॉर्म में जा रही है। लेकिन जैसे लंग्स में जाती है, लंग्स के जाने के बाद में जितने भी जो फॉर्म है, CO2 जिस भी रूप में गई है अपना रूप बदल बदल के गई है, डायरेक्ट नहीं गई है, मुखोटा पहन के गई है, अलग अलग जिस भी रूप में जाएगी, वहां जाने के बाद ये जितने भी जो कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, इनसे CO2 निकल जाएगी और केमिकल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा। इससे इफेक्ट हो कहते हैं हेल्डन। इसकी खोज किसने की, हेल्डन नाम के साइंटिस्ट ने की। हेल्डन ने क्या बताया कि टिश्यू से लंग्स में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है, फिजिकल सॉल्यूशन के रूप में जाए, कार्ब एमिनो कंपाउंड के रूप में जाए, चाहे बाइकार्बोनेट्स के रूप में जाए, यहां जाने के बाद में इन केमिकल्स का ब्रेकडाउन, CO2 बनेगी, यानी CO2 रिलीज हो जाएगी और फिर CO2 बाहर आएगी। इस इफेक्ट को कहते हैं हेल्डन इफेक्ट। तो आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू वेरी